डीवी क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 10 का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बस आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने जो गांव के लोग थे, किसान थे, उनके साथ कैसे शोषण किया था। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने जो ट्राइबल सोसाइटी थी, यानी कि जो आदिवासी थी, जो जंगलों में लोग रहते थे, उनके साथ कैसे शोषण किया, उनका जीवन कैसे बर्बाद किया। द प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स मेड द ब्रिटिश ग्रीडियर। जो अंग्रेज़ों ने किसानों का जो शोषण किया था, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। इससे जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, वो और भी ज़्यादा लालची हो गए। देयर नेक्स्ट टारगेट वाज द ट्राइबल ऑफ इंडिया हु लिव्ड इन डीप फॉरेस्ट एंड लेड ए लाइफ ऑफ सेल्फ सफिशेंसी। जो अंग्रेज़ों का जो नेक्स्ट टारगेट था वो कौन थे? ट्राइबल्स थे, यानी कि आदिवासी थे, जो डीप फॉरेस्ट में, गहरे जंगलों में जो रहते थे और वो कैसी लाइफ बिता रहे थे? एक आत्मनिर्भर लाइफ बिता रहे थे, यानी कि उनका जंगल से ही काम चल जाता था, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं थी। देयर ट्रेडिशनल इकोनॉमी वाज बिल्ट अराउंड फॉरेस्ट। जो उनकी परंपरागत इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो जंगल के चारों तरफ ही थी, यानी कि जंगल से ही उनका काम चल जाता था। दे फर्मली बिलीव्ड डैट फॉरेस्ट बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट। और उनका ये वो बहुत ही इस बात पर विश्वास करते थे आदिवासी कि वो जंगल से बिलोंग करते हैं और जंगल उनसे बिलोंग करते हैं, यानी कि उनका और जंगल का बहुत ही गहरा नाता था। मोस्ट ट्राइबल्स लाइक द खॉन्स ऑफ उड़ीसा प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो अधिकतर ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, वो क्या करते थे, जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है, उड़ीसा में जो खोंड्स जनजाति थी, ट्राइबल्स थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि खेती की जाती है, एक फसल के लिए ज़मीन साफ़ की जाती है, जंगल साफ़ किए जाते हैं, वहाँ पे खेती की जाती है, फिर अगली फसल के लिए उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है खाली। ठीक है, फिर कहीं और दूसरी तरफ उस खेत को शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है जब तक कि वो दोबारा से फर्टाइल ना हो जाए। दूसरी जगह को साफ़ किया जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है, फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर तीसरी जगह पर। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। मैनी ट्राइबल्स ग्रुप लाइक वन गुजर्स of the Himalayas, Gadis of Kullu, etc. lived by herding and rearing of animals। जो बहुत से जो ट्राइबल ग्रुप थे, जैसे कि हिमालयज़ में वन गुजर और हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू जगह है वहाँ पे गद्दीज, वो पशुओं को पालकर अपना जो काम चला रहे थे। ठीक है, यानी कि वो पशुओं को पालते थे। Amongst the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole and all member had equal right on the land। और छोटा नागपुर का इसने एग्जाम्पल दिया है। छोटा नागपुर में जो मुंडाज ट्राइब्स थे, उसमें जो ज़मीन थी, यानी कि जो जंगल था, वो सभी का ही था, पूरी क्लैन का था। क्लैन का मतलब पूरे जो कुल होता है, जितने भी उसमें लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उन सब का ही था वो। और सभी मेंबर्स का उस पर इक्वल राइट था, बराबर उस ज़मीन पर अधिकार था, यानी कि जितने भी मेंबर्स वहाँ पर रह रहे थे, उन मुंडास थे जो, उनका सभी का बराबर का अधिकार था ज़मीन पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। अब देखो, हमने ट्राइबल लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा पीछे, अब हम ये जानेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, उन पर क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेज़ों की नीतियों का। ऑलमोस्ट एवरी ट्राइब हैड ए ट्राइबल चीफ। जो जितने भी कबीले थे, ट्राइब थे, आदिवासी थे, उनका एक चीफ होता था, मुखिया होता था। बट अंडर द ब्रिटिश रूल द चीफ्स लॉस्ट ऑल पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो द लॉ मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया। अब मगर जब ब्रिटिश का राज आया तो क्या हुआ
जो चीफ्स थे, इनके जो मुखिया थे, ट्राइबल्स के कबीलों के मुखिया थे, उनकी पावर चली गई, ठीक है। और उनको फोर्स किया गया कि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कानून बनाए उनका पालन किया जाए। बट द ब्रिटिश डिड नॉट वांट शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिकॉज इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो नहीं चाहते थे कि जो आदिवासी हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें, ऐसी खेती करें, शिफ्टिंग खेती करें, क्योंकि जो फिर उनको अंग्रेज़ों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि वो आदिवासी अपनी जगह बदलते रहते थे खेती करने के लिए। अंग्रेज़ों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उनसे एक तरह से टैक्स लेना चाहते थे या फिर जंगल का फ़ायदा उठाना चाहते थे। बट द ट्राइबल वांटेड टू कंटिन्यू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मगर जो ट्राइबल थे, यानी कि आदिवासी थे, वो क्या थे, वो यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखना चाहते थे। द चेंजेस मेड इन द फॉरेस्ट लॉज बाय ब्रिटिश मेड द ट्राइबल लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट। और जो अंग्रेज़ों ने जो चेंजेस करे, जंगल के जो कानून बनाए उन्होंने, उसमें जो चेंजेस किया, इसके कारण जो ट्राइबल लाइफ थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज द स्टेट प्रॉपर्टी, स्पेशली द रिजर्व फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस टिम्बर। और अधिकतर जितने भी जंगल थे ना, उनको स्टेट प्रॉपर्टी, यानी कि वो स्टेट प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी उनको घोषित कर दिया गया। और अधिकतर जो रिज़र्व फॉरेस्ट थे, जिनसे क्या मिलती थी, उनमें क्या थे, रिज़र्व फॉरेस्ट थे कुछ जिनसे टिम्बर मिलती थी, जिनसे मतलब इमारती लकड़ी मिलती थी, ठीक है। अधिकतर जंगल सरकारी घोषित कर दिए गए कि ये सरकार के, मतलब अंग्रेज़ों के ये जंगल है। मैनी ट्राइबल्स हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। और बहुत सारे जो ट्राइबल थे, बहुत सारे आदिवासी थे, वो अपनी पैसा कमाने के लिए दूसरी जगह पर चले गए, ठीक है। दिस क्रिएटेड ए शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स टू कट ट्रीज फॉर द रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। और इस चीज़ ने जब मूव कर गए अपना जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरी जगह पर जब ट्राइबल चले गए, तो इसने एक शॉर्टेज कर दी, मज़दूरों की शॉर्टेज कर दी, जो पेड़ काटें और जो रेलवे स्लीपर्स हैं, रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़, और जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो लॉग्स जो होता है उसके लिए मज़दूरों की क्या होगी, कमी हो गई। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी व्हेन द डिमांड ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्रीज। जब 19th सेंचुरी में जो जंगल की जो डिमांड थी, डिमांड ऑफ द फॉरेस्ट इंक्रीज बढ़ गई, द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। जो व्यापारी थे और जो मनी लेंडर थे, मनी लेंडर यानी कि साहूकार, जो लोगों को ब्याज पे पैसा उधार देते थे, उन्होंने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया। दे वेंट टू द ट्राइबल्स एंड ऑफर्ड दैम कैश लोन। वे जो आदिवासियों के पास गए और उन्होंने उनको कैश लोन देने का ऑफ़र किया कि भाई हम तुम्हें कैश देंगे, उधार देंगे। दे आल्सो आस्क्ड देम टू वर्क फॉर वेजेस। और उन्होंने उनको काम करने के लिए कि आप काम करो और हम आपको वेजेस देंगे, मजदूरी देंगे। इट लेड टू फर्दर मिजरी ऑफ ट्राइबल्स। और इस चीज़ ने जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, उनके दुखों को और भी बढ़ा दिया। लेट अस टेक द केस ऑफ संथाल्स ऑफ हजारीबाग, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में जो हजारीबाग नाम की जगह है, वहाँ पे संथाल आदिवासी रहते हैं। हु रियर्ड सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोकून। वो क्या, सिल्क वर्म को पालते थे, यानी कि रेशम की खेती आप कह सकते हैं, वो करते थे कोकून का प्रोडक्शन करने के लिए। व्हेन द डिमांड ऑफ इंडियन सिल्क इंक्रीज्ड, एफर्ट वर मेड टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन। जब इंडियन सिल्क की जो डिमांड बढ़ने लगी, मांग बढ़ने लगी, तो कुछ एफर्ट किए गए कि सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। द ट्रेडर्स, देयर एजेंट्स एंड मैनी मिडल मैन अप्रोच द ग्रोवर्स। अब व्यापारी, उनके एजेंट और जो बिचौलिए थे, वो इनके पास आए, आदिवासियों के पास आए, उत्पादक, क्योंकि उत्पादन कौन कर रहे थे, कोकून का उत्पादन कौन कर रहे थे, ग्रोवर्स यानी कि आदिवासी कर रहे थे। वो आदिवासियों के पास आए, व्यापारी, उनके एजेंट और बिचौलिए। दे गेव दैम कैश लोन्स एंड कलेक्टेड कोकून्स फॉर देम। उन्होंने उनको, आदिवासियों को कैश लोन दिया
और मतलब पैसा उधार दिया आप कह सकते हैं, और उनसे जो कोकून्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट दे जस्ट पेड ₹3 फॉर 1000 कोकून्स एंड देन सोल्ड दैम एट 5 times मोर। और आप ये जानकर सरप्राइज हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि वे 1000 कोकून कितने रुपए में खरीदते थे, 3 रुपये में खरीदते थे, और उसको 5 गुना 5 times 5 गुना ज़्यादा दाम में वो बेचते थे। यानी कि 3 रुपये में खरीदा और 3 5 जा 15, 15 रुपये में बेचते थे। ठीक है, यानी कि उनको आदिवासियों को बहुत ही कम पैसे देते थे। वैन द ट्राइबल ग्रुप्स केम टू नो द रियलिटी दे वर शॉक्ड एंड स्टार्टेड कंसिडरिंग द ट्रेडर एज देयर एनिमी। मगर जब आदिवासियों के ग्रुप को ये पता लगा, इस बात का पता लगा कि वे हमसे सस्ता खरीद कर महंगा बेचते हैं, तो वे शौक हो गए और वो व्यापारियों को फिर अपना दुश्मन समझने लगे। मैनी ट्राइबल्स हैड टू लीव देयर फॉरेस्ट होम्स इन सर्च ऑफ वर्क। बहुत सारे आदिवासी थे जिन्होंने अपना फॉरेस्ट छोड़ दिया, जंगल छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया काम की तलाश में। ए लार्ज नंबर ऑफ देम वर रिक्रूट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर टू वर्क इन द टी प्लांटेशन इन फार ऑफ एरिया ऑफ आसाम। और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे, आदिवासी थे, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, और कहाँ काम शुरू कर दिया, टी प्लांट, जो टी की खेती होती है, चाय की खेती होती है, वहाँ पर चाय बागानों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो आसाम का जो एरिया था वहाँ पर। दे वर मेड लो वेजेस, दे वर पेड लो वेजेस एंड वर नॉट अलाउड टू गो बैक होम। उनको बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी, काम के बदले में बहुत ही कम पैसा मिलता था, और उनको घर जाने की इजाज़त नहीं थी। द प्लाइट ऑफ द कोल माइंस वर्कर वाज नो लेस मिजरेबल। और जो कोल माइन में जो वर्कर काम करते थे, कोयले की खान में जो मजदूर काम करते थे, उनकी स्थिति भी बहुत ही दयनीय थी, यानी कि उनकी स्थिति भी बहुत ही, वो भी बहुत दुखी थे। मैनी ट्राइबल्स वर आल्सो रिक्रूट इन फैक्ट्रीज एंड फील्ड टू वर्क अंडर वेरी हार्श कंडीशन। और बहुत सारे ट्राइबल्स आदिवासी ऐसे थे जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, रिक्रूट जिनको फैक्ट्रियों में काम मिला और खेतों में वो काम करते थे, और उनकी जो स्थिति थी बहुत ही खराब स्थिति थी, बहुत ही खराब स्थिति में, बहुत ही कठोर परिस्थिति में वो खेतों और फैक्ट्रियों में काम करते थे। अब इसका नतीजा ये निकला, जब अंग्रेज़ों ने ट्राइबल्स के साथ बुरा व्यवहार किया तो फिर क्या हुए, ट्राइबल रिवोल्ट हुए, जो आदिवासियों ने विद्रोह किए। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ मेड मैनी ट्राइबल्स होमलेस एंड जॉबलेस। जब खेती का कमर्शलाइजेशन हो गया और जंगलों का जो जंगल का जो फॉरेस्ट वेल्थ थी, जंगलों में जो लकड़ी वगैरह थी, जब उसका शोषण अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ, तो इस चीज़ ने बहुत से जो ट्राइबल्स थे, बहुत से आदिवासी थे, वो होमलेस हो गए और जॉबलेस हो गए। यानी कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और ना ही उनके पास अब कोई जॉब थी, काम था। द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रिजल्टेड इन रेबिलियन बाय ट्राइबल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो अंग्रेज़ों की जो अनजस्ट पॉलिसी थी, यानी कि अन्यायपूर्ण जो नीतियां थी, इसके रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत से डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जो ट्राइबल्स थे उन्होंने विद्रोह किए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए, वो विद्रोह किए। रिवोल्ट बाय खासीज हु लिव्ड इन खासी हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट आसाम टुक प्लेस इन 1829। जो आसाम में जो खासी हिल्स में जो जनजाति रहती थी, ट्राइबल रहते थे खासी, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट आसाम में जो रहते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1829 में विद्रोह किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड थ्रू देयर लैंड यूनाइटेड मैनी खासी चीफ्स अगेंस्ट द इंग्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ बार मानिक एंड तिरुत सिंह। जो उन अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने उनके एरिया में से क्या बना रहे थे, वो रोड बना रहे थे, सड़क बना रहे थे, ठीक है, जिसका उन्होंने विरोध किया आदिवासियों ने। और लगभग सभी आदिवासी जो नेता थे, वो चीफ थे, मुखिया थे, वो इकट्ठे हो गए। किसके अंडरशिप, किसकी लीडरशिप के अंडर, बार मानिक, ये दो लीडरशिप के अंदर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बार मानिक और तिरुत सिंह के अंडर लीडरशिप के अंडर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। बट द ब्रिटिश सप्रेस्ड देयर रेबिलियन ब्रूटली।
मगर जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से उनके जो विद्रोह था उसको दबा दिया, यानी कि उनका जो विद्रोह था वो सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट में है, डू यू नो द खरवार रेबेलियन इन 1870 में ये रेबेलियन विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट बाय कचा नागास ने क्या किया था, एक विद्रोह किया था 1882 में। रिवोल्ट बाय संथाल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट आसाम, और नॉर्थ वेस्ट आसाम में संथाल्स ने किया था। एंड कुकीज़ ऑफ मणिपुर इन ईयर 1917 में मणिपुर में जो कुकीज़ थे उन्होंने किया था। टारगेटेड द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश को टारगेट किया, बट दे ऑल फेल्ड मिजरेबली, मगर वो सभी क्या हो गए, फेल हो गए। यानी कि बहुत अलग अलग जगह पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आदिवासियों ने क्या किए, विद्रोह किए, मगर वो फेल हो गए। द कुकीज़ ऑफ हिली रीजन ऑफ मणिपुर कंटिन्यूड अटैकिंग द ब्रिटिश टेरिटरी फ्रॉम 1829, जो मणिपुर के जो कुकीज़ आदिवासी थे उन्होंने लगातार अंग्रेज़ों पे वो अटैक करते गए, उनकी टेरिटरी पर अटैक करते गए 1829 से। बट दे वर फोर्स्ड टू सरेंडर इन 1850। 1829 में उन्होंने शुरू किया था विद्रोह, लगातार उन पे आक्रमण कर रहे थे, अटैक कर रहे थे ब्रिटिश टेरिटरीज़ पे, मगर ये भी जो 1850 में अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। द खोन्स ऑफ खोनमाल्स नियर उड़ीसा, उड़ीसा के पास है ये खोनमाल, वहाँ की आदिवासी खोन्स है। रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1846 ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग अनेक्स्ड, उन्होंने भी रिवोल्ट किया था 1846 में। खोन्स ने इस डर से किया था कि कहीं उनका जो एरिया है उसको, उस पर जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, वो कब्जा ना कर ले। बट दे कुड नॉट स्टैंड बिफोर द माइट ऑफ ब्रिटिशर्स, मगर वो भी जो अंग्रेज़ों की ताकत के आगे टिक नहीं सके, यानी कि वो भी हार गए। द संथाल्स फाउंड देमसेल्फ क्वाइट हेल्पलेस अगेंस्ट द रूथलेस एक्सप्लोटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रेडर्स एंड द मिडल मैन, जो संथाल्स थे वो बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे और मिडल मैन थे, व्यापारी थे, और जो बिचौली थे, उनके उनके साथ बहुत ही कह सकते हैं आप, उनके साथ शोषण कर रहे थे वो, ठीक है। दे वर एक्सपेक्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और ये संथाल्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज़ सरकार है, वो उनके हितों की रक्षा करे, ठीक है, यानी कि उनको बचाए उनसे। व्हेन नथिंग वाज डन दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1855 to 1856 अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, मगर अंग्रेज़ों की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग वाज डन, अंग्रेज़ों ने उनकी मदद नहीं की। तो फिर उन्होंने, जो संथाल्स थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट किया, विद्रोह किया 1855 से लेकर 1856 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। किसके लीडरशिप के अंडर किया विद्रोह? सिद्धू और कान्हू मुर्मू। नेक्स्ट है मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर ज्वाइंड बाय द कोलारियन ट्राइब ऑफ द सेम रीजन रिवोल्टेड इन 1831। जो छोटा नागपुर के मुंडास थे वो किसके साथ मिल गए? दूसरी ट्राइब थी कोलारियन, ये दोनों मिल गई ट्राइब्स, मुंडास और कोलारियन, और उन्होंने 1831 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। द स्ट्रगल वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज, और इस संघर्ष को भी, इस रिवोल्ट को भी अंग्रेज़ों ने दबा दिया। बट द एक्सप्लोटेशन बाय द मर्चेंट एंड द मनी लैंडर्स कॉन्टिन्यूड, परंतु जो शोषण था, ठीक है, व्यापारी जो शोषण कर रहे थे, और जो मनी लैंडर्स यानी कि साहूकार जो ब्याज देते हैं लोगों को, ठीक है, वो लगातार उनका शोषण करते रहे, यानी कि उनका शोषण ख़त्म नहीं हुआ, वो चलता रहा। इन 1895 बिरसा मुंडा ए यंग बॉय इमर्ज एज हीरो ऑफ ट्राइबल्स। 1895 में एक यंग बॉय बिरसा मुंडा उनका एक तरह से ट्राइब्स का हीरो बनकर आया, ठीक है। ही अर्ज दैम टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन देयर ओन लैंड टू अर्न देयर लिविंग एंड नॉट टू मूव अवे। उन्होंने, जो बिरसा मुंडा था, उन्होंने बताया
उन आदिवासियों को बताया कि आप अपने खेत मतलब अपने जंगल में ही काम करो, ठीक है, अपनी जगह पर ही काम करो, ठीक है, अपनी ज़मीन पर ही काम करो, और वहीं से आप जो भी पैसा वगैरह कमाना है, अपना काम रोजी रोटी कमानी है, उसी से ही अपना काम चलाओ और दूसरी जगह मत जाओ। उन्होंने ये अपील की। दिस वुड एंड ऑल देयर सफरिंग, और ये ऐसा करने से उनके जो सारे दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएंगे। एज द बिरसा मूवमेंट स्प्रेड द पॉपुलैरिटी ऑफ बिरसा मुंडा आल्सो इंक्रीज। जैसे ही ये जो बिरसा मुंडा की मूवमेंट फैली, मतलब उसका उसने जो विचार दिए थे उसके जो विचार फैले, तो पॉपुलैरिटी ऑफ जो उसकी पॉपुलैरिटी बिरसा मुंडा की बढ़ गई, ठीक है, वो लोकप्रिय हो गया। ही टोल्ड हिज पीपल डैट द लैंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। उसने लोगों को बताया कि जो ये अंग्रेज़ों की ज़मीन वाली नीति है वो उनकी यानी कि आदिवासियों के जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो ज़मीन की जो सिस्टम है उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। बिरसा वाज जेल्ड फॉर 2 ईयर बट ऑन हिज रिलीज ही इंस्टिगेटेड द ट्राइबल टू अटैक जमींदार्स। मतलब अंग्रेज़ों ने फिर बिरसा मुंडा को कैद कर लिया, 2 साल की उनको सज़ा दे दी, ठीक है। मगर जब वो 2 साल के बाद छूट कर आए तो उन्होंने लोगों को, जो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को उकसाया कि वो जमींदार हैं जो उस पर अन्याय कर रहे थे उन पर अटैक करें। ही रेज्ड द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। उसने वाइट झंडा, सफ़ेद झंडा उठाया, ठीक है, और जो बिरसा राज जो किसका चिन्ह था, जो किसकी निशानी थी, बिरसा राज की निशानी थी, ठीक है। दिस मूवमेंट एंडेड इन 1900 विद द डेथ ऑफ बिरसा। और ये जो मूवमेंट थी, ये जो संघर्ष है, ये ख़त्म हो गया जब 1900 में बिरसा मुंडा की डेथ हो गई। अब डू यू नो में देख लेते हैं। डू यू नो में द नेम मुंडा गिवन टू द कम्युनिटी इंडिकेट्स द नेम ऑफ इट्स लीडर। जो वहाँ के लोगों ने उसको नाम दिया था जो मुंडा। मुंडा का मतलब क्या है? मुंडा का मतलब होता है लीडर, नेता। द मुंडाज कॉल्ड देमसेल्फ होडोको मीनिंग द ह्यूमन बींग। जो मुंडा है अपने आप को क्या कहते हैं? होडो को बोलते हैं वहाँ की भाषा में, ठीक है, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है? इंसान, ठीक है। आगे है इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। जो क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, जो वो धन लूटने की जो नीतियाँ थी भारत का, उसका क्राफ्ट और इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद मोर एंड मोर पार्ट ऑफ अर्बन एंड रूरल इंडिया कमिंग अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एक्सप्लॉयटेटिव करेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज एक्सपोज्ड। जैसे जैसे इंडिया के जो गांव वाले और जो गांव के शहर के जो एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आते गए, वैसे वैसे जो ब्रिटिश थे उनका जो शोषण करने का जो आप कह सकते हैं रवैया था, जो शोषण का जो उनका करैक्टर था, वो एक्सपोज हो गया, सभी को उसके बारे में पता लग गया। द कंपनीज मोनोपलाइजेशन ऑफ ट्रेड वाज गेटिंग स्ट्रोंगर। जो कंपनी अब जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका जो व्यापार पर एक छत्र राज हो गया था, यानी कि उसका कोई भी कंपटीटर नहीं था, ठीक है, वो अब मनमानी करने लगे थे। ऑल दो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, जबकि एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम। देयर वाज नो डर्थ ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कैलिको, मसलिन, वूल एंड सिल्क प्रोडक्ट। जबकि जो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम, फिर भी बात करें कि हैंडीक्राफ्ट, कैलिको ये रेशम होता है, मुसलिन ये भी एक तरह सॉरी कैलिको होता है, कॉटन होता है ये, और मसलिन ये भी कॉटन ही होता है जिसको आप मलमल बोलते हो। वूल, ऊन और जो सिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उनकी भी उस टाइम कोई कमी नहीं थी, यानी कि कृषि के साथ साथ, खेती बाड़ी के साथ साथ ये चीज़ें भी, ठीक है, इन चीज़ों की भी कमी नहीं थी। मेटल वर्क ऑफ आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर वर आल्सो इन ग्रेट डिमांड। जो मेटल थे जैसे कि आयरन है, स्टील है, कॉपर है, ब्रास है, गोल्ड है, इनकी भी बहुत डिमांड थी। इन द 17th सेंचुरी द ट्रेड विद यूरोपियन नेशन वाज फेवर ऑफ इंडिया वाज इन फेवर ऑफ इंडिया एज
वी एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फाइन कॉटन, सिल्क फैब्रिक, स्पाइसेस, इंडिगो, ड्रग्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड हैंडीक्राफ्ट। और जो 17वीं शताब्दी थी उसमें जो इंडिया व्यापार करता था यूरोप के साथ, वो इंडिया के फेवर में था, यानी कि उससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट होता था, जैसे कि कॉटन है, सिल्क फैब्रिक है, मसाले हैं, इंडिगो है, ड्रग्स है, ठीक है, कीमती पत्थर है, हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। उस टाइम 17वीं शताब्दी में इंडिया को फ़ायदा होता था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा माल यूरोप में एक्सपोर्ट होता था। Unfortunately, the company's policy led to the destruction of Indian craft, cottage industry and art, आर्टिशनशिप। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो कंपनी ने ऐसी पॉलिसियां बनाई जिसके कारण क्या हुआ, जो इंडियन क्राफ्ट था, कॉटेज इंडस्ट्री थी और जो कारीगरी थी, वो क्या हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई, वो सारी नष्ट हो गई। To safeguard the British cotton industry, Indian silk and cotton textile were destroyed with imposition of very heavy duty on Indian goods, promotion of British machine-made article at cheaper rate, and decrease in princely patronage। अब वहाँ की जो कॉटन इंडस्ट्री थी, ब्रिटेन की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो इंडिया की जो सिल्क और कॉटन इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कैसे किया, उन्होंने क्या किया, इंडियन गुड्स पे क्या लगा दिया, हैवी टैक्स लगा दिए, ज़्यादा टैक्स लगा दिया, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिश मशीन मेड, जो ब्रिटेन में जो बनी हुई चीज़ें थी, आर्टिकल थे, उनको बड़े ही सस्ते दामों पर इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। एंड डिक्रीज इन द प्रिंसली पार्टनेज, और जो प्रिंसली पार्टनेज थी उनको डिक्रीज़ कर दिया, यानी कि जो भी कारीगर वगैरह थे उनको यहाँ के जो लोकल राजा मदद वगैरह करते थे उसको भी क्या कर दिया, उन्होंने डिक्रीज़ कर दिया। चेंजेस in the British trade policy forced the Indian craftsmen and artisans to give up their ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। अब जो चेंजेस उन्होंने ट्रेड पॉलिसी में किए थे, व्यापार की नीति में जो ब्रिटिश ने चेंजेस किए थे, उसके कारण क्या हुआ, जो इंडियन क्राफ्टमैन थे और कारीगर थे, वो क्या हो गए, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल जो धंधा था वो छोड़ दिया, ठीक है, जो उनका परंपरागत धंधा था वो छोड़ दिया उन्होंने। नो डाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 to 1830 in Britain and the other European countries was also responsible for de-industrialization of India। और दूसरा कारण इसका था कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था कहाँ पर, ब्रिटेन में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये भी रिस्पॉन्सिबल था कि इंडिया का क्या हो गया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। यानी कि जब यूरोप में इंडस्ट्री खूब मशीनों का आविष्कार हुआ तो बड़े पैमाने पर क्या सामान बनना लगा, जिससे जो इंडिया पर फ़र्क पड़ा और इंडिया बिल्कुल ही क्या हो गया, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो सामान वगैरह बनना बिल्कुल ही बंद हो गया। ऑल दीज फैक्टर्स स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रियूनिंग द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड द डिक्लाइन इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये सभी फैक्टर थे जो जिसके कारण जो हमारा ट्रेडिशनल जो परंपरागत हैंडीक्राफ्ट था, हस्तशिल्प था, ठीक है, जो चला आ रहा था पुराने समय से, ठीक है, वो क्या हो गया, रियून हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। एंड डिक्लाइन इन द, और जो हमारी नेशनल इनकम थी वो डिक्लाइन होगी, बहुत ही वो उसमें गिरावट आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, the impact of our national movement for freedom and international development opened the gates of modern industry in India। अब ये मॉडर्न इंडस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। नए जो इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट चला था हमारा फॉर फ्रीडम, और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई थी, जो पूरे दुनिया में विकास हुआ था, उसने मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया के लिए एक तरह से क्या कह सकते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री का गेट खोल दिया। फॉर एग्जाम्पल, टी बिकेम द बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री इन आसाम, बंगाल एंड साउथ इंडिया। जो टी यानी कि चाय बागान, चाय की खेती करना एक सबसे बड़ा बिगेस्ट मतलब इंडस्ट्री बन चुकी थी, चाय की खेती करना, जो आसाम, बंगाल और साउथ इंडिया में। सो मच सो डैट इन इंडियन टी टॉप द वर्ल्ड मार्केट एंड इंग्लैंड बिकेम इट्स बिगेस्ट बायर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ, जो इंडिया की जो चाय थी वो
पूरी वर्ल्ड में टॉप पे आ गई, और जो इंग्लैंड था उसका वो बिगेस्ट बायर था, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडिया की चाय कहाँ बिकती थी, इंग्लैंड में बिकती थी। द अदर प्लांटेशन इंडस्ट्री वर कॉफ़ी, सिनकोना एंड रबर। और दूसरी प्लांटेशन इंडस्ट्री कौन कौन सी थी, उसमें कॉफ़ी लगाई जाती थी, कॉफ़ी है, सिनकोना है और रबड़ है, ये भी प्लांटेशन इंडस्ट्री उस टाइम थी। इंडस्ट्री लाइक कॉटन, जूट, आयरन एंड स्टील डेवलप्ड एट ए फास्ट रेट। दूसरी इंडस्ट्री जैसे कि कपास है, जूट है, आयरन है, या स्टील है, ये भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी। फॉर एग्जांपल विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे द डिमांड फॉर कोल, आयरन एंड स्टील इंक्रीज। जब रेलवे आया, ठीक है, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, रेलवे जब बढ़ी तो क्या हुआ, कोयले की डिमांड, आयरन लोहे की डिमांड और स्टील की डिमांड बढ़ गई। इट वाज बिकॉज ऑफ फार साइटेडनेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जमशेद जी टाटा दैट वर्ल्ड क्लास फेमस कंपनी लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी केम अप। और ये जमशेद जी टाटा की दूरदृष्टि थी और उनका आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन थी, जिसके कारण वर्ल्ड क्लास फेमस कंपनी लाइक टाटा, उस टाइम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी उन्होंने बनाई। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम की। विद द पासेज ऑफ टाइम सीमेंट, केमिकल एंड शुगर इंडस्ट्री आल्सो डेवलप। जैसे जैसे समय बीतता गया सीमेंट, केमिकल और जो शुगर चीनी की इंडस्ट्री थी वो भी डेवलप हुई, उनका भी विकास हुआ। बट वी हैड टू इम्पोर्ट मशीनरी फ्रॉम एब्रोड। मगर हमको इंडस्ट्री के लिए जो मशीन थी, वो मशीनरी थी, वो विदेशों से मंगानी पड़ती थी। इट वाज ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस डैट बेसिक और की इंडस्ट्री वर गिवन प्रायोरिटी। और ये जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद क्या बेसिक जो इंडस्ट्री थी, की इंडस्ट्री थी, उसको अब प्रायोरिटी देनी, प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। यानी कि अब हमारे देश में ही क्या बनने लगी, आज़ादी के बाद मशीनें वगैरह बनने लगी। डू यू नो में भी देख लेते हैं क्या है। डू यू नो में है सिनकोना प्लांट आर ट्रीज और लार्ज शर्ब्स विद एवरग्रीन फॉयलेज विच ग्रोज टू 15 to 20 मीटर इन हाइट। जो सिनकोना प्लांट है, सिनकोना का जो पौधा है, ठीक है, ये ऐसे ट्रीज़ हैं जिसमें क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉयलेज होती है, ये सदाबहार, इसमें हमेशा ये हरा रहता है, आप कह सकते हैं, इसमें पत्ते रहते हैं हमेशा, और 15 से 20 मीटर हाइट होती है इसकी। दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1859। और ये जो प्लांट वो कब लगाया गया था, 1859 में इंडिया में लगाया गया था। दे आर फाउंड इन द नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स ऑफ तमिलनाडु एंड दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। और ये जो पौधा है ये कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी में पाया जाता है, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी और अन्नामलाई, वहाँ पे पाया जाता है। और दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में पाया जाता है। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्विनीन फॉर मलेरिया। ये इससे एक मटेरियल मिलता है जिससे मलेरिया की दवाई जो क्विनीन है वो बनाई जाती है। ठीक है, ये अभी भी चलता है, अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो डॉक्टर उसको क्विनीन की दवाई देता है। ठीक है, वो इसी पौधे से बनती है, सिनकोना से। लास्ट है हमारा, ये दे रखा है टेबल ऑफ वेरियस लैंड रिफॉर्म रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से लैंड रिफॉर्म और रेवेन्यू सिस्टम, जो लैंड रिफॉर्म रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। ये सारा टॉपिक हम, जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, वो हम कर चुके हैं। इसने दोबारा से ये समरी दे रखी है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है कि देखो ये वाला कौन सा दिया था, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम किसने दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब दिया था, 1793 को। कहाँ था, कौन से एरिया में किया था उसने, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसकी टर्म कंडीशन क्या थी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही रायतवारी सिस्टम किसने दिया था, थॉमस मुनरो ने 1820 में। कहाँ, साउथ इंडिया में। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी और इसके इम्पैक्ट क्या थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप पार्ट 1 का वीडियो देख लेना। ठीक है, ऐसी महलवारी सिस्टम के बारे में बता रखा है, किसने दिया था, होल्ड मैकेंजी ने 1822 में। कहाँ लागू हुआ था, यहाँ पर। उसकी टर्म कंडीशन क्या थी और उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। ठीक है, तो ये सारा आप जो पार्ट 1 था
वीडियो का जो इस चैप्टर का वो आप देख सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।